हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइट एडू। आज हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सॉल्यूशन के अंदर हम जो हमारा 12th क्लास का है सॉल्यूशन, सेकंड लेसन है विलियन। ओके, हम सॉल्यूशन को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, हम नीट और आईआईटी की भी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे आपको सॉल्यूशन अगर बेस्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको मोल आपको आना चाहिए, दूसरा एटॉमिक मास आपको आना चाहिए और दूसरा अनुभार आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं 11th क्लास के अंदर वहां पे दिए गए हैं। अगर आपको मोल अच्छे से नहीं आता है तो 11th क्लास के अंदर वीडियो दे रखे हैं, वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो उसके बाद में आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है। आज हम देखेंगे जो सॉल्यूशन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि जो भी वर्ड आते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम सॉल्यूशन को आगे पढ़ेंगे। जिस प्रकार से मैथ के अंदर फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए, उसके बाद में हम मैथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्यूशन के लिए भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उन टर्मिनोलॉजी को अगर हमें पता है तो हम सॉल्यूशन में बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है वो देखिए हमारे पास क्या होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक तो विलायक होता है, दूसरा क्या होता है विलेय होता है। तो इनको हम विलायक और विलेय के रूप में ना लिख करके सिंबल के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? सिंबल। तो आज हम देखेंगे कि सिंबल्स कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन के लिए। सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए हमारे पास एक तो होता है ए और एक होता है हमारे पास बी। ए क्या होगा? ए होगा हमारे पास विलायक होगा। क्या होगा? विलायक हो। और दूसरा बी क्या होगा? बी होगा विलेय होगा। ठीक है, और विलायक को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और विलेय को क्या बोलते हैं? सोलवेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ध्यान रखना, जब भी हमारे पास विलायक आ जाएगा तो हम किससे डिनोट करेंगे? उसके ओ के द्वारा। और यदि विलेय आ जाए अपने पास तो किससे डिनोट करेंगे? बी के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। और जो द्रव्यमान होता है उसको हम W के द्वारा डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? मास होता है। और एक हमारे पास क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। M का मतलब होता है मोलिकुलर मास, मतलब आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कौन सा? आणविक द्रव्यमान मतलब मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास होगा। कौन सा होगा? मोलिकुलर मास। ठीक है, और मोलिकुलर मास होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुभार भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इसी का दूसरा नाम क्या है? अनुभार। ओके, अनुभार होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है एन, जिसको क्या बोलते हैं? मोल। क्या बोलते हैं? मोल क्या होता है? एक मोल कितना? 6.022 × 10⁻23 होता है, पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, तो मोल्स आ गया। इसके अलावा हमारे पास और क्या काम में आएंगे? हमारे पास आता है वी क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। वी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? आयतन। एक वर्ड और काम में आएगा, जैसे मोलभिन। ये हमारे पास क्या है? मोलभिन। क्या? मोलभिन को किससे डिनोट किया जाएगा? काय के द्वारा डिनोट किया जाता है, एक्स के द्वारा डिनोट। इसको हम इंग्लिश के अंदर इसको हम मोल अंश भी बोलते हैं, मोल अंश। और इसी का नाम है मोल प्रभाज भी कहा जाता है इसको, मोल प्रभाज। ठीक है, तो एक ही शब्द के अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको सभी चीजें याद रखना होगा। ठीक है, जो हमारे पास एक्स है वो क्या होगा? मोलभिन, मोल एक्स और मोल प्रभाज। जो एक्स होता है उसको काय बोलते हैं, और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन हम जल्दीबाजी में कैसे लिख देते हैं? एक्स के नुमा बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जब भी आपके पास ए होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। यदि विलायक आ जाए तो हम उसको ए के द्वारा डिनोट करेंगे, और विलेय आ जाए, सॉल्वेंट आ जाए तो हम उसको बी के द्वारा डिनोट करेंगे। द्रव्यमान को W के द्वारा, आणविक द्रव्यमान को M के द्वारा, और मोल को N के द्वारा, आयतन को B के द्वारा, मोलविन, मोल अंश, मोल प्रभाज को हम X के द्वारा डिनोट करेंगे। देखिए अब हम इन शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं वो समझना है। देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास आ गया हम WA, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? WB। अब इसको क्या पढ़ेंगे? वेट ऑफ ए, मतलब है कि अपने पास क्या? सॉल्वेंट का द्रव्यमान है। क्या है? सॉल्वेंट का द्रव्यमान, यानी कि सॉल्वेंट विलायक का द्रव्यमान, और बी क्या है? विलेय का द्रव्यमान। बी का द्रव्यमान, या देखिए हमारे पास बी क्या है? विलेय, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? बी का विलेय। ये
बी का द्रव्यमान, या फिर क्या पढ़ सकते हैं, बी क्या है विलेय, तो हम क्या पढ़ सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। ऐसे ए क्या है, ए हमारे पास विलायक है, तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ए का द्रव्यमान, या फिर क्या पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं विलायक का द्रव्यमान। ओके, और ये हमारे पास क्या है मास, इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, ए का मास बी का मास। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ये हमारे पास विलायक का द्रव्यमान, क्या है विलायक का द्रव्यमान, और ये क्या होगा विलेय का द्रव्यमान होगा, विलेय का द्रव्यमान होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं ए विलायक है तो विलायक का द्रव्यमान, बी विलेय है इसलिए विलेय का द्रव्यमान। ध्यान रखना ये हमारे पास किसमें होने चाहिए, ये ग्राम्स में होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अनुभार की बात कर लेते हैं। जैसे अनुभार के लिए हम क्या बोलेंगे, एम ए, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है एम बी। अब एम क्या है, एम हमारे पास है आणविक द्रव्यमान, ठीक है, तो हम क्या कर कहेंगे, ये ए तो क्या है विलायक का आणविक द्रव्यमान, और बी क्या है विलेय, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए का आणविक द्रव्यमान, और इसको क्या पढ़ेंगे बी का आणविक द्रव्यमान। ए क्या होता है, ए होता है विलायक, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, विलायक का आणविक द्रव्यमान। और इसको क्या पढ़ेंगे ऐसे ही, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने द्रव्यमान की बात कर ली है, आणविक द्रव्यमान की बात कर ली है, अब मोल की बात कर लेते हैं। मोल का विलायक और विलेय में क्या रिलेशन होता है, देखिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम एन ए और दूसरा हमारे पास क्या है एन बी है, दो वर्ड आ चुके अपने पास, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे क्या, ए क्या है, ए विलायक है इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे ए के मोल, या फिर ए क्या है विलायक इसलिए क्या पढ़ेंगे विलायक का मोल। तो हम लिख सकते हैं विलायक के मोल, विलायक के मोल। और बी क्या होता है, बी हमारे पास विलेय होता है, इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं विलेय के मोल, विलेय के मोल, किसके मोल होंगे विलेय के मोल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आयतन की, बात कर लेते हैं आयतन। हमारे पास है आयतन, अगर मान लो कि हमारे पास मैंने लिखा वी ए और वी बी लिखा, तो इन दोनों का मतलब क्या होगा। अब देखिए वी ए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए का आयतन, या ए क्या होता है विलायक, ए क्या होता है विलायक, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे विलायक का आयतन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विलायक का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है बी, बी क्या है यहाँ पे अपने पास विलेय, तो हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पहला बी का आयतन, या फिर हम क्या कर सकते हैं बी क्या है विलेय इसलिए क्या बोल सकते हैं विलेय का आयतन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या विलेय का आयतन। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा लास्ट हमारे पास क्या है वी, एक और वर्ड आता है अपने पास कि जैसे मान लो मैंने केवल वी लिखा, अगर वी लिखा है तो वो होगा क्या, वी होगा अपने पास वी ए बी। अब देखो ए और बी को मिला दिया गया है, जब ए और बी को मिला दिया गया तो परिणामी आयतन आएगा, मतलब विलयन का आयतन होगा ये हमारे पास क्या होगा विलयन, और इसको हम वी भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखना। ओके, या तो हम वी ए बी लिखेंगे विलयन के आयतन के लिए, या फिर हम वी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यदि एक का आयतन और बी के आयतन को मिक्स कर देंगे तो विलयन का आयतन आ जाएगा हमारे पास, ए बी का आयतन आ जाएगा, जिसको हम बी के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोलविन की, बात कर लेते हैं मोलविन। देखिए हम बात करेंगे एक तो विलायक के सेंस में और किसके सेंस में बात करेंगे, विलेय के सेंस में बात करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे ए के मोलविन, या फिर ए क्या होता है ए विलायक होता है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं विलायक के मोलविन। तो हम लिख सकते हैं क्या विलायक के मोलविन। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी के लिए, यहाँ पे बी के मोलविन, या फिर हम कैसे नोट कर सकते हैं इसको, बी क्या है विलेय है, तो हम क्या बोल सकते हैं विलेय के मोलविन,
विलेय के मोल भिन्न, ठीक है। तो हमारे पास जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, तो सॉल्यूशन जब भी पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे तो हमें उनको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तो इनका यूज करेंगे और वैसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से लिख लो और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि ये होता है क्या। सबसे पहले ए क्या होता है, ए हम सॉल्यूशन में ए विलय को किससे डिनोट करेंगे, ए के द्वारा, विलय को बी के द्वारा, द्रव्यमान W, आणविक द्रव्यमान को M, मोल को N से, आयतन को V से, और मोल H, मोल प्रवाह को X के द्वारा डिनोट करेंगे, और विलय का द्रव्यमान WA और विलय का द्रव्यमान WB, विलय का आणविक द्रव्यमान MA और विलय का आणविक द्रव्यमान MB, और विलय के मोल क्या होगा, Na होगा, विलय के मोल क्या होंगे, Nb होगा, और विलय का आयतन Va से डिनोट करेंगे, और विलय का आयतन को हम Vb के द्वारा डिनोट करेंगे। जो विलयन का आयतन होगा या तो हम V के द्वारा डिनोट करेंगे विलयन का आयतन को, या फिर VAB के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और विलय के मोल भिन्न को किससे डिनोट करेंगे, हम यहाँ पे X के द्वारा डिनोट करेंगे, और विलय के मोल भिन्न को किससे डिनोट करेंगे, XB के द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर हमें और कौन कौन सी बेसिक चीजें आवश्यकता होगी। एक तो हमें अच्छे से आना चाहिए क्या, मोल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मोल आप बेहतर कर लेंगे, ठीक है। मोल का मेरे चैनल पे जाना और वहां पे आपको 11th क्लास के वीडियो मिलेंगे, वहां पे जो 11th क्लास की वीडियो है आप उनको पूरा देख लेंगे, ठीक है। वहां पे आपको क्या क्या देखना है, एक तो आपको देखना है एटॉमिक मास, ओके। पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है मॉलिक्यूलर मास, ओके। और नेक्स्ट है मोल, क्या मोल स्टार्ट है, यहाँ से लेकर के 11 लेसन है मोल के हैं, और मोल से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन वगैरह है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर हमें मोल अच्छा आता है तो हम सॉल्यूशन में कहीं पे भी नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए आप इन 3 टॉपिक को बेस्ट कर लीजिए, ताकि हम सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो इस लेसन के अंदर हमें पता होने चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या नाम दिया जाएगा, हमें उन नाम का क्या बनाना है, फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला होगा उसका अनुभार निकालना पड़ेगा और उस फॉर्मूले अनुभार का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एसिटिक अम्ल, इसी का एक और नाम है सिरका। क्या नाम है इसका, सिरका, जैसे सिरका, एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला हुआ करता है CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं। देखिए एसिटिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो आपको ऐसा भी काम करना आना चाहिए कि इसको इस तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कि पहला फॉर्मूला हो गया एसिटिक एसिड का। जो एसिटिक एसिड है इसका अगर हम बात करें IUPAC नाम की, तो इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। क्या नाम होगा, एथेनोइक अम्ल। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास होता है, जैसे कि मान लो कि एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CH3CO और हमारे पास यहाँ पे CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3। आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास है इथाइल एल्कोहल। क्या, इथाइल एल्कोहल की बात आती है, तो इथाइल एल्कोहल के अंदर हमारे पास क्या होगा, C2H5OH। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 और यहाँ पे OH।
हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्या है, इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल को C2H5OH, इसको इथाइल एल्कोहल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल या फिर एल्कोहल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता क्या है, देखिए ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास क्या है, COOH, ये हमारे पास क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड होता है, उस ऑक्जेलिक एसिड के अंदर क्रिस्टलन जल पाया जाता है। और जो क्रिस्टलन जल होता है वो होता है 2 मोल होते हैं। क्रिस्टलन जल के कितने होते हैं, 2 मोल होते हैं। अब देखो इसका अनुवार निकालना पड़ेगा, तो उसका अनुवार कैलकुलेट करने के लिए मैं इजी बना देता हूँ। देखिए कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसके अंदर 2 और 4 यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 और 2 यहाँ पे है, टोटल कितने हो गए, 6 है, ठीक है। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम अनुवार निकाल सकते हैं। तो इथाइल हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड क्या क्या होता है, COH और 2H2 क्रिस्टलन जल पाए जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि मान लो कि ग्लूकोज। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, ग्लूकोज का भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। देखिए ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को पानी में डाल करके पीते हैं तो एनर्जी देता है, ठीक है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी। और ग्लूकोज ऐसा होता है कि तुरंत एनर्जी देता है। तभी तो हम क्या करते हैं, गर्मियों के अंदर पानी में डाल करके पीते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलते हैं। चीनी होती है, चीनी के अंदर भी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, और हम चीनी को अगर पानी में मिला करके पी लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। जैसे चाय पीते तो भी एनर्जी मिलते हैं, है ना। कभी कभार क्या होती है कि हमें भूख लगती है, तो अगर हमें भूख लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है, मतलब है कि वहाँ पे चीनी की मात्रा कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर ब्लड के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, भूख मिट जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि हम चाय पीते हैं तो भूख लगती है तो वो फिनिश हो जाती है। क्यों, क्योंकि चाय के अंदर क्या होती है, चीनी होती है, और चीनी के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट पियेंगे तो वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट की पूरी पूर्ति करता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या लगती है, भूख मिट जाती है। अब देखिए हमारे पास ग्लूकोज हो चुका है। नेक्स्ट आता है अपने पास सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज का फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसमें कार्बन तो 12 होते हैं, हाइड्रोजन 22 होते हैं, और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो आपको सुक्रोज का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैसे यूरिया। हमारे पास जो यूरिया है, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, ठीक है। आपको ये इस तरीके से भी मिल सकता है, ध्यान रखना, NH2CO और यहाँ पे हमारे पास NH2, तो दोनों ही हमारे पास क्या है, यूरिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, कास्टिक पोटास। जो कास्टिक पोटास होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा। जो कास्टिक सोडा होता है वो क्या होता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है हमारे पास। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक काम कीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि हमारे पास आता है H2SO4। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मैं नाम लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। और एक और होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और
जो हमारे पास ये है, इनके सॉल्यूशन में अंदर बहुत ज्यादा काम में आएंगे। एक और ध्यान में रखना है, जैसे जल होता है, वो क्या होता है, वाटर होता है, H2O होता है, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ अमोनिया, तो अमोनिया के लिए क्या होता है हमारे पास, अमोनिया के लिए होता है NH3। ऐसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। ऐसे नाइट्रिक अम्ल, अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। और एक और आता है कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3। क्या होता है, H2CO3, ठीक है। तो आप इनको राइट कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इनको एक लिख करके दीवार पे लिख लीजिए, जब भी आप सुबह शाम इनको देख लो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सांद्रता की इकाइयां। देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सांद्रता होती है वो क्या होती है। देखिए अगर हम सांद्रता की डेफिनेशन की बात करें, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। कोई भी विलेन होता है तो उस विलेन के अंदर क्या होता है कि विलायक होता है। विलायक के अंदर हम क्या करते हैं, विलेय घोलते हैं। क्या करते हैं, विलायक के अंदर विलेय घोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता। जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया, एक पात्र लिया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, जल डाल दिया, ठीक है। और एक चम्मच मैंने क्या डाल दिया, एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है, क्या डाल दी है, इसके अंदर चीनी डाल दी है, ठीक है, एक चम्मच। तो सॉल्यूशन बन गया अपने पास। क्या बना, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, विलेन बन जाएगा, जिसमें चीनी तो विलेय होगी और H2O क्या होगा, विलायक होगा। ये तो हमारे पास क्या होगी, चीनी तो क्या होगी, विलेय होगी, और H2O क्या होगी हमारे पास, विलायक होगी। तो विलायक की निश्चित मात्रा लेंगे हम। जैसे मान लो कि हमने क्या ले लिया, 1 लीटर ले लिया। कितना ले लिया, 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर हमने विलेय की निश्चित मात्रा डालेंगे और वो घुल जाए, अधिकतम मात्रा घुल जाए, तो जो हमारे पास विलेय की सांद्रता होगी, जो घुली हुई मात्रा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्रता कहेंगे। क्या बोलेंगे, सांद्रता। अब मैं दूसरा पात्र लेता हूँ। अब मैंने क्या किया कि वही 1 लीटर जल लिया और 1 लीटर जल के अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच क्या डाल दी, 2 चम्मच इसके अंदर चीनी डाल दी। क्या डाल दी मैंने, चीनी डाल दी, ठीक है। तो अब बताइए कि हमारे पास चीनी की मात्रा इस पात्र में ज्यादा होगी या फिर इस वाले में, 2 वाले में ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा भी ज्यादा है, 2 चम्मच डाली है ना। तो बताइए कि जो चीनी की सांद्रता इस वाले में ज्यादा होगी या इसके अंदर, इस वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि चीनी की मात्रा ज्यादा है ना। तो अगर मान लो कि विलेय की मात्रा बढ़ती है तो सांद्रता भी बढ़ती है। क्या होगा, सांद्रता भी बढ़ती है। तो सांद्रता क्या है, सांद्रता के लिए हम क्या बोलेंगे, सांद्रता के लिए बोलेंगे किसी विलेन में, क्या बोलेंगे, किसी विलेन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि किसी विलेय में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाती है। अब देखिए हम चीनी लेने जाते हैं तो हम उसको किस में मापते हैं, किलोग्राम के अंदर मापते हैं, ठीक है। तेल लेने जाते हैं तो किसके अंदर, या तो वो लीटर में दे देता है, आजकल तो है ना तोल के भी दिया जाता है 1 kg के अंदर। अगर हम ml में लेके आते हैं तो 920 ml ही मिलता है। अगर हम तोल के लेके आते हैं तो 1000
ग्राम मिलता है अपने को, ठीक है। तो ये तो अलग अलग है, मापने का तरीका अलग अलग है। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं जो सांद्रता है, सांद्रता है, हम क्या करते हैं कि विलेय को विलायक में डालते हैं, तो विलेय के अंदर विलेय की सांद्रता होती है। अब हम कैसे डिफाइन करें, कैसे बताएं कि उस सॉल्यूशन के अंदर विलेय की मात्रा कितनी है, मतलब विलेय की सांद्रता कितनी है। तो विलेय की सांद्रता को बताने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ टर्म्स बताए, कुछ मात्रक बताए, ठीक है। तो वो मात्रक कौन से हैं वो देखते हैं। हमारे पास जो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक आते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे क्या कि सांद्रता को व्यक्त करने के 3 मात्रक, 3 कितने मात्रक होंगे? 3 मात्रक होते हैं, 3 मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होंगे? 3। अब जो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो 3 मात्रक है, 3 मात्रक है, वो मात्रक कौन कौन से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला मात्रक होता है हमारे पास V/V%। इसको हम बोलते हैं, देखिए V हमारे पास क्या है? आयतन, और ये हमारे पास क्या है? आयतन। तो हम बोलेंगे आयतन, इसको हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन प्रतिशत, ये बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि आयतन प्रतिशत, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड है ना इसके अंदर, इसलिए क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिशत, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए W को किससे डिनोट करेंगे? W को हम डिनोट करेंगे द्रव्यमान, और V क्या है? आयतन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक और होता है हमारे पास 3rd नंबर पे वेट बाय वेट परसेंट। अब वेट को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे हमने क्या था? आयतन प्रतिशत, तो केवल वो क्या लिखा था? आयतन प्रतिशत लिखे थे हम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत, तो हम क्या लिखेंगे? 2 द्रव्यमान न लिख के क्या लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कितने मात्रक होते हैं? 3 मात्रक होते हैं। आयतन प्रतिशत के द्वारा डिनोट किया जाएगा, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और नेक्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास है W को हम भार भी करते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? भार आयतन प्रतिशत, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? भार आयतन प्रतिशत। क्या बोल सकते हैं? भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब बात आती है कि वेट बाय वेट वॉल्यूम। दूसरा यहाँ पे अपने पास क्या है? वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, और यहाँ पे अपने पास क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, और यहाँ पे क्या है? वेट बाय वेट परसेंट है। जो हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम होती है, और वो कौन कौन सी होती है? ऐसे कौन से शब्द हैं जो वेट बाय वॉल्यूम की सांद्रता रखते हैं या बताते हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पास आएगी एक तो मोलरता। कौन सा आएगा? मोलरिटी, जिसको मोलरता को कैपिटल M के द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? कैपिटल M क्या है? मोलरता है। यहाँ पे अनुभार नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। M क्या है? यहाँ पे मोलरता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगी यहाँ पे नॉर्मलता। क्या आएगी? नॉर्मलता को कैपिटल N के द्वारा डिनोट किया जाएगा। और नेक्स्ट आएगी अपने पास फॉर्मलता। कौन सा आएगा? फॉर्मलता, जिसको कैपिटल F के द्वारा डिनोट करेंगे। तो मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, वो किसको डिफाइन करेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को डिनोट करेंगे, मतलब सांद्रता को बताएंगे कि वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को बताएंगे, ये भार आयतन प्रतिशत को बताएंगे। अब बात आती है कि जो हमारे पास जो द्रव्यमान प्रतिशत है, इस द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखिए, इसके अंदर आते हैं हमारे पास, इसके अंदर आते हैं एक तो मोललता, और जो मोललता होती है, यहाँ पे तो मोललता है, कैपिटल M है, तो मोललता क्या है? स्मॉल m है, तो ये छोटी लता हो गई, ये बड़ी लता है, तो ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास बड़ी लता है, तो ये क्या हमारे पास? छोटी लता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है मोल प्रभाज। क्या आएगा? मोल प्रभाज का एक और नाम है
भिन्न। और मोल भिन्न का एक और नाम है, क्या नाम है, मोल अंश। क्या नाम है, मोल अंश। और इसको डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, एक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है पीपीबी और नेक्स्ट आता है हमारे पास पीपीएम। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन और पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने के 3 मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं, 3। अब देखिए यहाँ पे तो अपने पास क्या होता है, नीचे तो विलेन होगा, विलेन के अंदर जो विले होगा, यहाँ पे क्या होगा, विले। देखिए हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे तो हमारे पास हमें क्या रहेगा, विले रहेगा और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, विलेन रहेगा। तो यहाँ पे हमारे विलेन क्या है, तो विले किसके अंदर होगा, विलेन हमारे पास होगा एमएल में। और एमएल कब होता है, जब वो द्रवावस्था में होता है, यानी कि विले हमारे यहाँ पे क्या होगा, द्रवावस्था में होगा। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू ग्राम में है, ग्राम कब आता है, जब वो ठोस के अंदर होता है। तो जो विलेन होगा ना, लिक्विड होगा यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो विले हमारे पास होगा ठोस के रूप में होगा, ठीक है। अब हम बात करें वेट बाय वेट, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी होगा विले होगा वो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि चीनी को पानी में डाल करके विलेन बनाया जा रहा है, तो बना विलेन की अवस्था क्या है, लिक्विड अवस्था में है, तो हम क्या बोलेंगे कि वी है। लेकिन चीनी कैसी था, ठोस है, वो ग्राम में है, तो वेट बाय वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, वेट। तो उसकी सांद्रता को बताने के लिए, चीनी की सांद्रता को बताने के लिए कि इस पानी में सांद्रता कितनी है, तो उसको बताने के लिए 3 मात्रक काम लेंगे, मोलरता, नॉर्मलता या फॉर्मलता। इन तीनों की सहायता से हम उसकी क्या बता सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि सांद्रता बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, सांद्रता, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, सांद्रता को बताने वाले टर्म्स है। अगर मैं इसे कहूँ कि मोलरता क्या है, मोलरता सांद्रता को बताएगी। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता भी सांद्रता बताएगी। किसकी विलेय की सांद्रता को बताती है। फॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता भी सांद्रता को बताएगी। किसकी सांद्रता, विलेय की सांद्रता को। ध्यान रखना, विलायक की सांद्रता को नहीं बताएगी, किसकी सांद्रता को बताती है, विलेय की सांद्रता को बताती है, ठीक है। और ये वाले वर्ड भी मोललता है, मोल प्रभाव, ये भी किसको बताएगी, विलेय की सांद्रता को बताती है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे, फिर आप आगे चलते हैं। हाँ देखिए, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 3 मात्रक है। एक तो आयतन प्रतिशत, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि भार आयतन प्रतिशत, और तीसरा था हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, क्या आयतन प्रतिशत, क्या आयतन, वेट बाय क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत, ओके, आयतन प्रतिशत। अब ये होती क्या है वो देखिए, हम जो आयतन प्रतिशत है उसकी परिभाषा को डिफाइन करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए आपको मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन आएंगी उनकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको केवल ट्रिक ही ध्यान में रखना है, ठीक है। उससे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। आपको रटना नहीं है, समझना है, केवल ट्रिक ध्यान में रखना है। और आप एग्जाम के अंदर ट्रिक ध्यान में रखिए और समझ करके उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या ट्रिक रहेगी, हमारे पास यहाँ पे जो ट्रिक रहेगी वो रहेगा हमारे पास, जो इसी वर्ड को उठा रहा हूं मैं, देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ऊपर तो क्या लिखेंगे हम, विलेय लिखेंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे, विलेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विलेन, देखिए। और दूसरा हमारे पास प्रतिशत है, तो क्या है, प्रतिशत है। अब जो हमारे पास जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटा करके क्या लिख सकते हैं, इस प्रतिशत को हटा करके हम लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100। अब हमारे पास जो विलेन का आयतन होगा वो किस में होता है, ml के अंदर होता है। ऐसे हमारे पास ये विलेय का जो आयतन है वो किस में होगा, ml के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, आयतन। अब देखिए, क्या आयतन तापमान के द्वारा प्रभावित होता है, यस, आयतन तापमान के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि जल को गर्म किया, ताप दिया जल को, तो जल के मॉलिक्यूल छोड़ करके वाष्प अवस्था में चली जाएगी। तो दारू लिक्विड अवस्था में था तो कम आयतन था, पात्र में था, लेकिन जब उसको गर्म किया गया तो जलवाष्प बन करके मॉलिक्यूल दूर दूर चली गई। अब मॉलिक्यूल दूर दूर चली गई तो उसका आयतन भी बढ़ गया। तो हम क्या कहेंगे कि आयतन होता है वो तापमान से प्रभावित होता है। तो इसका मतलब है कि आयतन प्रतिशत की जो डेफिनेशन है उसमें निश्चित तापमान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, निश्चित तापमान आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, निश्चित तापमान पर। अब देखना, गौर से सुनना, निश्चित तापमान पर 100
ml विलयन में विलय की घुली हुई ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आयतन का टर्म आ गया इसके अंदर, इसलिए क्या बोलेंगे? निश्चित तापमान पर 100 ml विलयन में विलय की घुली हुई ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? निश्चित तापमान, आयतन का टर्म इसलिए क्या बोलेंगे? निश्चित तापमान पर 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे, देखिए आयतन आ गया तो क्या लिखेंगे? निश्चित वर्ड जरूर लिखेंगे। ठीक है, निश्चित ताप पर 100 ml, क्या? 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशत कहलाएगी। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है? केवल और केवल आपको ट्रिक ध्यान रखना है। आयतन प्रतिशत मतलब हमारे पास क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दे रखा है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रतिशत हटा करके क्या गुना शो कर देंगे, ऊपर तो विलय लिखेंगे और विलयन को नीचे लिखेंगे हम, और क्या होगा? आयतन ml में और आयतन ml में। अब आयतन है इसलिए ताप द्वारा प्रभावित होगी, तो क्या बोलेंगे कि निश्चित ताप पर 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्या आप इसको रट के लिखोगे या ट्रिक के द्वारा समझ करके लिखोगे ना? तो देखिए इजी बना दिया है मैंने, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस लिखना पड़ेगा, हम शब्दों में लिखते हैं। कैसे? हमारे पास है आयतन प्रतिशत, हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए, आयतन प्रतिशत। जो आयतन प्रतिशत होता है वो क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? विलय की मात्रा ml में है, इसके अंदर विलय की मात्रा ml में, और नीचे की क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन ml में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलय का आयतन ml में, और इसको कैसे लिख सकते हैं? विलयन का आयतन ml में। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखेंगे? विलय का आयतन ml में अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन, और वो भी किसके अंदर होगा? ml में। और यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। क्लियर है? तो आप बना सकते हैं। अब देखिए, जो आयतन प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत को हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? वॉल्यूम। अब देखिए, अगर हम ऐसे कहें कि ये हमारे पास समीकरण क्या है? समीकरण 1 है। क्या है? कौन सा समीकरण हमारे पास? समीकरण 1 है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली रूप से लिखते हैं। देखिए, तो आपको बताया कोई भी विलयन होता है उसके अंदर एक तो विलायक होता है, दूसरा क्या होता है? विलय होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? यदि विलायक A व विलय B हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? आयतन प्रतिशत को किससे डिनोट करेंगे? हम यहाँ पे डिनोट करेंगे आयतन प्रतिशत को, हो तो समीकरण 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, इसको तो कैसे लिखेंगे? आयतन प्रतिशत को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल टू, देखिए यहाँ पे विलय का आयतन। अब विलय का आयतन क्या होता है? देखिए, विलय का आयतन VB, अभी तो बताया था मैंने बेसिक सिंबल के रूप में, ये अपने पास है B का आयतन, मतलब B कौन है? विलय का आयतन। दूसरा विलयन का आयतन। अब विलयन का कब बनेगा? जब विलय और विलय के आयतन को जोड़ देंगे, तो हम क्या कहेंगे? VA प्लस VB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? into 100।
तो ये हमारा क्या बन चुका है, बीजीय व्यंजक बन चुका है। इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक है, आपको इसे क्या कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, जब भी हम आगे प्रश्न सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे या तो इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है कि एथेनॉल के 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, आपको इसका मीनिंग पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। हम ऐसे लिखते हैं कि जो 25% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर तो क्या लिखते हैं, विलय लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, विलयन लिखते हैं। ठीक है, आप 25% है, 25% कहने का मतलब है हम आयतन को किस में लेते हैं, ml में लेते हैं। किस में लेते हैं, ml के अंदर। ठीक है, और जो प्रतिशत को है, प्रतिशत है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो देखिए हमारे पास क्या है कि 100 ml विलयन में, विलय की ml में मात्रा कितनी है, 25 ml है। समझ में आया नहीं है, मैंने क्या बोला कि 100 ml विलयन में विलय की ml में मात्रा कितनी है, 25 ml में है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 25 ml विलय 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित है। ओके, बता सकते हैं ना। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 ml में कितना, 100 ml में 25 ml विलय उपस्थित है। क्लियर। आप देखो दूसरा देखो, जैसे मैंने बोला 15% वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 15 ml विलय, क्या इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों ml में है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 15 ml विलय कितने, 100 ml विलयन में उपस्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो आप उनका मीनिंग क्या होता है वो बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कोई से भी पूछे XYZ यहाँ पे लिख करके तो उसका मीनिंग बता सकते हैं। क्यों, आयतन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी कि ml के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, प्रतिशत। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशन के जो अन्य सांद्रता को व्यक्त करने के मात्रक है उनको देखेंगे और जो न्यूमेरिकल है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।